दोगे तो रिजल्ट आपका फ्लक्स का बच्चे हैंड में क्या लगा दिया, यहाँ पर जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं। हेलो बच्चों लोग, क्या हाल है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लक्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट, यानी हमारा कंटिन्यूअस लेक्चर जो आप पीरियोडिकली यानी आप स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपके पास चार्ज पढ़ चुके हो, चार्ज के बाद आपने फोर्स पढ़ लिया, फोर्स के बाद कुछ फील्ड पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं फ्लक्स की बातें कुछ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक टॉपिक की, एरिया वेक्टर। ये कमाल का छोटा सा पॉइंट आता है, एरिया वेक्टर। अब फिर से वही बात, वेक्टर और एरिया। तो एरिया तो हमारे पास होता था, क्या होता था, स्केलर होता था, यानी ये तो बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन इसे हम फिर एरिया वेक्टर क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एरिया को कैसे मान लेते हैं, एज ए वेक्टर ट्रीट कर लेते हैं। इससे हमारी हेल्प क्या होती है कि हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो थोड़ा ईजी वे में क्या हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसको समझने के लिए, यानी आप कह सकते हो ये हमने अपने हिसाब से इसको क्या कर लिया, इसको वेक्टर मान लिया, और वेक्टर मानने के हिसाब से हमने चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की, जो कि बड़ी इजीली सॉल्व हो गई। तो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज एरिया वेक्टर। एरिया का लॉजिकल मतलब क्या होता है, किसी भी एरिया का मतलब होता है जगह का कब्जा करना, कितनी जगह उसने ऑक्यूपाई की है, किसी भी शेप की हो वो। आपके पास, हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं एरिया के, वो आपको पता होगा कि आपके पास रेक्टेंगल है तो आपके पास एरिया का फॉर्मूला क्या बन जाता है, लेंथ इनटू विड्थ हो जाता है। अगर आपके पास स्क्वायर बन जाए, दोनों साइड सेम हो जाए इन दोनों में, तो ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाता है। सर्कल हो जाए तो आंसर क्या हो जाता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो भी आंसर है ये जगह कब्जा बता रहा है, किसी पर्टिकुलर शेप के अंदर बाउंडेड कवर या कितनी जगह को वो बाउंड कर रहा है उस जगह को बताता है। ये इसका मतलब हुआ, कौन सा लॉजिकल मतलब हुआ। कोई इस तरीके का है तो हमारे पास पता नहीं है कौन सा एरिया होगा, इसको हम इंटीग्रेशन वगैरह से निकालेंगे, लेकिन जो भी आएगा इसका आंसर यही आएगा। तो एरिया का मतलब क्या हुआ, किसी जगह को क्या करना, कवर अप करना। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा लोकल, जो आप लोकल बसेस में जब आप कभी ट्रैवल करते हैं तो लोग क्या करते हैं, यहाँ नॉर्थ इंडिया में नहीं, दिल्ली के या रीजन में लोग क्या रुमाल फेंक देंगे, कोई सामान फेंक देंगे, कहेंगे ये मैंने सीट क्या कर ली, ऑक्यूपाई कर ली, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत होती है। तो लोग बैठने के लिए क्या कर देते हैं, अपना बाहर से ही नहीं चढ़ पाए तो कुछ भी सामान डाल दिया, तो वो जगह उन्होंने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर ली, दैट इज द एरिया। ओके, जैसे दो लोग एक ही बेंच पे बैठ रहे हैं तो देखो, एक हेल्दी लोग है एक कम, तो जो हेल्दी लोग उनको बैठने के लिए एरिया क्या चाहिए, ज़्यादा नहीं, जगह ज़्यादा चाहिए। एरिया का मतलब ही होता है। वॉल्यूम का मतलब, वॉल्यूम की अभी बात तो नहीं है, लेकिन आप समझ लो कि वॉल्यूम में हम हाइट भी काउंट करने लगते हैं। भाई जगह तो ठीक है, लेकिन हाइट भी काउंट कर लें तो वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है ना। तो एरिया में बहुत सारी चीज़ें होती है एरिया में। जैसे अगर आपके पास में बहुत बात करूं, देखो मेरे पास एक बॉक्स है तो इसमें बहुत सारे एरिया आएंगे, ध्यान से देखो। ये अगर जो सामने वाला फ्रंट में, ये वाला भी एक एरिया है, ये वाली भी एरिया है, ये वाला भी एरिया है, ये बैक साइड वाला भी एरिया, तो हजारों एरिया आएंगे। जैसे सिलेंडर में कर्व एरिया आता है, कर्व एरिया भी आएगा, टॉप एरिया आएगा। लेकिन एरिया का मतलब लॉजिकली क्या रहता है, देखो सिलेंडर अगर आप बनाओ तो यहाँ पे कर्व एरिया आता है, ये भी एक एरिया है, ये भी एक एरिया है। तो एरिया का मतलब क्या है, एक जगह को कब्जा करना। ठीक है ना। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि एरिया को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे एज ए वेक्टर। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, दो पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए, ध्यान से देखो। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इट इज द इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस, यानी मैग्नीट्यूड के साथ तो कोई छेड़ाखानी नहीं की गई बेटा। तो जो हमारे पास फॉर्मूले हैं वही आपका मैग्नीट्यूड रहेगा। जैसे आपके पास अगर रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू विड्थ, अगर गोला है तो पाई आर स्क्वायर, यानी इस आपके पास क्या है, सर्कल है तो हमारे पास एरिया के जो फॉर्मूले हैं वो नहीं बदलेंगे। यानी जो भी आपका वैल्यू, जो कब्जा करने वाली जो वैल्यू आएगी, जैसे रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू विड्थ तो वही रहेगा, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। तो इसकी डायरेक्शन का क्या रूल है, डायरेक्शन कहते हैं बेटा जो सरफेस है ना, जहां से भी आप उस सरफेस से 90 डिग्री पे हम मानते हैं इसको, कितने डिग्री पे मानते हैं, 90 डिग्री पे। यानी एरिया का जो डायरेक्शन हम लोग जो ट्रीट करेंगे वो कहाँ पर ट्रीट करेंगे, इसकी सरफेस से कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। इसका एक लॉजिक भी हो सकता है, आप देखो जरा, वेक्टर में जब आप एरिया निकालते हो तो कहते हो ए क्रॉस बी है, और ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, एक वेक्टर ए है एक बी है, इनको क्रॉस कर दो तो ऊपर एक वेक्टर आएगा। तो इसलिए भी आप समझ सकते हो कि एरिया का वेक्टर कितने डिग्री पे है, सरफेस से 90 डिग्री पे है। लेकिन ये कहना पूरी तरह ठीक नहीं है। लेकिन आप क्या ध्यान रखो कि एरिया सरफेस से कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री, क्योंकि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए इसको क्या मान लेते हैं, वेक्टर मान लेते हैं। ओके, सो नाउ
एरिया इज द परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब आप कहोगे सर ये ए क्रॉस बी तो सही तो बताया आपने, ऐसे ऐसे क्यों नहीं? बेटा क्योंकि एरिया हमारे उन रूल्स को फॉलो नहीं करता। किसको फॉलो नहीं करता? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम इसे क्या नहीं मान सकते? एज ए वेक्टर क्वांटिटी नहीं मान सकते, ठीक है ना। चलो तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एरिया की। तो एरिया सिंपल है कि हमारे पास सरफेस से कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे होगा। देखो जरा, अगर मैं इसी सरफेस को, वही सरफेस अगर नीचे से व्यूअर यानी आप नीचे डाउनवर्ड साइड से देखोगे तो इसका एरिया ही आ जाएगा। अगर आप इसी सरफेस को यहाँ से देखोगे, यानी इंसान का भी होना थोड़ा ठीक है, टुवर्ड्स व्यूअर आप कह सकते हो, जिधर से आप देख रहे हो उधर, ओके। इसका डायरेक्शन या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, वो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में कि हमें कैसे इस्तेमाल करना है। बट नॉर्मली यहाँ पे बहुत ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हम एक कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अदर कॉन्सेप्ट। यानी एरिया को उठा के हम कहाँ ले जाएंगे? एक फ्लक्स में, यानी गॉस थ्योरम के अंदर इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम फ्लक्स के कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे कि एरिया यहाँ पे सरफेस से कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री पे होगा, ओके। नाउ सरफेस अगर कर्व हो जाए तो एरिया कैसे निकालेंगे? फ्लैट में तो ठीक है, सर्कल है तो आपने कह दिया ऊपर, रेक्टेंगल है तो कह दिया कहीं पे भी, यहाँ या फिर जहाँ पे भी कहना। तो इस सरफेस में क्या होगा? तो कर्व सरफेस है ना, तो इसमें पूरा कंप्लीट एरिया नहीं मिलेगा, इसमें भी 90 डिग्री पर ही मिलेगा, लेकिन छोटा एरिया मिलेगा, इसे हम डीए कहेंगे, जो कि हर पॉइंट पे क्या करेगा? देखो अगर यहाँ पे निकालना चाहो तो यहाँ पे डीए आएगा। सरफेस के टेंजेंट से कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पे। अगर आप यहाँ से ले आओ तो आपके पास क्या आ जाएगा? डीए आ जाए, इस तरीके से आपके पास ही भी आपके पास क्या आया? एरिया वेक्टर होगा। यानी फ्लैट सरफेस पे तो डायरेक्ट एरिया का वेक्टर जो होगा वो एज इट इज रहेगा, लेकिन वहां पे वैल्यू बदल जाएगी, यानी हर टाइम वो क्या होगा? बदलेगा। तो हमारे पास बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आ गया, एरिया का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वही रहेगा, मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलेगा। और डायरेक्शन कहाँ ले लेंगे? सरफेस से कितने डिग्री पे ले लेंगे? 90 डिग्री पे ले लेंगे, ओके बेटा। चलो हम लोग एक स्टेप आगे चलते हैं। इसी के साथ में हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। देखो यहाँ एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज द फ्लक्स? फ्लक्स मतलब लाइंस। कौन सी लाइन? इलेक्ट्रिक लाइंस। हम ये पढ़ चुके हैं, पिछला वाला वीडियो जिन्होंने नहीं पढ़ा है जाके देख लेने का। द टोटल नंबर ऑफ लाइंस। देखो ये क्या बता रहा? एक जैसे हमने कहा था फील्ड है, और फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किसी चार्ज से कितना निकाला था? ई इक्वल टू क्या निकाला था? के क्यू बाई क्या निकाला था? आर स्क्वायर, किसी पॉइंट पर। अब इस फील्ड को हम कुछ लाइंस के थ्रू भी बताते हैं कि भाई लाइन, उस लाइन का जो मेजरमेंट है वो कौन बता रहा? फ्लक्स बता रहा। क्या बता रहा? फ्लक्स। कि भाई कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं, तो क्या कह रहा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, यानी वही लाइंस जो फील्ड ने बनाई है, पासिंग थ्रू एन एरिया, किसी एरिया से, लेकिन कौन सा एरिया होना चाहिए? परपेंडिकुलरली, यानी 90 डिग्री वाला एरिया होना चाहिए। क्या मतलब है? समझो, लाइंस अगर ऐसे खींची हुई हैं कहीं से, और यहां से आपने क्या कर दिया? इसके साथ में एक एरिया ले लिया कोई भी। जब आप यहाँ पे कोई एक एरिया ले लोगे, तो यहाँ पे लाइन देखो, एक लाइन ये गई, एक ये गई, एक ये गई, एक ये गई, तो कितनी लाइन हो गई? 1 2 3 4। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई? इससे 4। तो फ्लक्स कितना होगा? 4। तो ये नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द परपेंडिकुलर एरिया। किस एरिया से कितनी लाइंस निकल रही हैं उनको बताता है। क्या लिखा हुआ है? देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ नॉर्मल एरिया, ओके। अब फिर वही बात कि हर बार का लाइन, क्या लाइन ऐसी ही मिलेगी? क्या हर बार एरिया ऐसे ही मिलेगा? तो ऐसा नहीं होगा, हो सकता है ये टिल्ड हो जाए। अगर इसी डायग्राम को आप थोड़ा सा ट्विस्ट कर दो तो फिर ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? हम एक कॉमन रिजल्ट लेते हैं। कॉमन रिजल्ट में आपने क्या कहा कि लाइंस को मैंने ऐसे ही रखा, और एरिया को मान लो कि यहाँ से एरिया किधर कर दिया? यहाँ से इस तरीके से कर दिया कि ये आपके पास एरिया वेक्टर आ गया। अब लाइन आपके पास ये है, इसने कितना एंगल बना दिया? थीटा। कितना एंगल बना दिया? थीटा। तो यहाँ से क्या देखा गया कि जो लाइन है, यानी फ्लक्स जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया किसके? एरिया के। तो यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया किसके? ई के। और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाया गया इनके बीच के एंगल का, यानी एंगल का क्या? कॉस।
तो जब आप इसे इक्वेट कर दोगे तो रिजल्ट आपका फ्लक्स का बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ई ए इंटू क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। क्या बन जाएगा, ई ए कॉस थीटा। या आप डायरेक्टली भी कह सकते हो इसको, अगर आप थोड़ा ठीक से लिखो तो देखो यहाँ फाई क्या आ गया हमारे पास, फाई इक्वल टू आ गया ई ए कॉस थीटा। जब हम इसको और देखो यहाँ ये डॉट का फॉर्मेट है, जब हम इसे और अच्छे से फॉर्मेट में लिखे तो बेसिकली ये बन गया ई डॉट क्या बन गया, ए बन गया। तो जो हमारी कंडीशंस थी वो सबको सेटिस्फाई कर गई। आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हो, वो ये आपके पास क्या है, एक प्रूफ है कि भाई ऐसा देखा गया, ऐसा देखा गया, ऐसा देखा गया और ये आया और यहाँ से फिर फॉर्मेट ये आ गया। आप यहाँ से भी फ्लक्स को डायरेक्ट एक और डेफिनेशन मिल सकती है, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब इसमें क्या हुआ इस कॉन्सेप्ट में, अब हम जाएंगे यहाँ से हमें सारी चीजें क्या हो गई, इन्वॉल्व हो गई, यानी ये सारे केस आ गए। देखो जरा कैसे, इस केस में अगर ध्यान से देखो तो आपने कहा कि यहाँ पे एरिया इधर होगा। अब एरिया और फील्ड के बीच में एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री का। तो देखो यहाँ पे इसी केस में फ्लक्स इक्वल टू थीटा अगर 0 हो जाए तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स होगा ई ए। फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, ई इंटू ए। फ्लक्स हो गया ई इंटू ए। देखो यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ई ए, और ई ए वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये आपकी मैक्स वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी, मैक्स वैल्यू। कौन सी वैल्यू हो गई, मैक्स। एक मिनट, फाई इक्वल टू क्या है आपके पास, फाई इक्वल टू आया आपके पास ई ए, जो कि क्या हो गया बोलो, ये आपके पास क्या हो गया, मैक्स हो गया। अगर आप इसी में थीटा की वैल्यू, देखो ये डायग्राम इसके साथ सेट हो गया। इस टाइम सबसे ज्यादा लाइन निकल रही होंगी यहाँ से, ऐसे समझो कि जैसे यहाँ से किसी चीज को क्या कर रहे हो आप, इन करा रहे हो और वहां से निकल रहा, जो कि सीधा लगाओगे तो सबसे ज्यादा। बारिश का पानी मान लो, पानी यहाँ से आया और इधर से आपने क्या कर दिया, जाने दिया डायरेक्ट। अब आप इस प्लेट को घुमा दो, ऐसे ऐसे टिल्ड कर दो। जैसे ही इसको घुमाओगे तो क्या होगा, जैसे ही प्लेट, अब देख रहे हैं डायग्राम को, अगर हम इस प्लेट को थोड़ा सा ऐसे करना स्टार्ट कर देंगे तो होगा क्या, नंबर लाइंस ऊपर से निकल जाएगी, ये कुछ कुछ इधर यानी कम होने लगेंगे। देखो ऊपर वाली लाइन छूट जाएगी तो कम होने, तो कितना कम होगा वो अपने आप क्या डिसाइड कर लेगा, थीटा डिसाइड कर लेगा। ओके, अगर मैं इसको पूरा कंप्लीटली घुमा दे, देखो जरा नया डायग्राम क्या हो जाएगा आपके पास, लाइन आपके पास यही रही और प्लेट, मान लो कि प्लेट आपकी यहां से ऐसे लेट गई, ऐसे आ गई, तो एरिया आपका इधर आ जाएगा और ये इधर हो जाएगा। तो देखो लाइन ऊपर से निकल जाएंगी, कुछ लाइन नीचे से निकल जाएंगी, लेकिन प्लेट में से एक भी पास नहीं होगा। तो इस टाइम फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का होगा। और cos 90 क्या होता है, देखो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90, और cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू 0, यानी नो फ्लक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, ध्यान से रखना, ध्यान से समझना होगा आपको कि जो आपके पास क्या है, यहाँ पे एरिया है वो तो फील्ड की तरफ है, लेकिन एरिया वेक्टर कहाँ से है, फील्ड से 90 डिग्री पर है। तो हमें जो इस कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल करना है, एरिया वेक्टर इस्तेमाल करना है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों बातें करते हैं, कभी आपको एरिया वेक्टर देंगे और कभी आपको क्या देंगे, प्लेट देंगे। तो देखो जब एरिया वेक्टर 90 पे होगा तो फ्लक्स 0 होगा, और उस टाइम प्लेट जो होगी वो 0 डिग्री पे होगी। प्लेट देखो, प्लेट आपके साथ जो फील्ड के साथ लीनियरली आ गई, यानी 0 डिग्री का एंगल बना गई। इस केस में देखो एरिया वेक्टर कितने पे था, एरिया वेक्टर फील्ड की तरफ था, 0 की तरफ था, लेकिन प्लेट कितने डिग्री पे थी, 90 डिग्री पे थी। तो हमें ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना होगा, लेकिन हमें इस्तेमाल क्या करना है, थीटा, जो कि किस किस के बीच में है, एरिया वेक्टर एंड किसके बीच में है, फील्ड के बीच में, ये ध्यान रखना है। ओके, सो इसके अलावा कोई और भी एंगल हो जाए, मान के चलो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, मान लो रिवर्स कर दो उसको, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, तो ये -1 हो जाएगा, 5 की जो वैल्यू होगी माइनस ई आ जाएगी। अब फ्लक्स की इधर देखो प्लस ई है और उधर 0 पे देखो प्लस ई है और नेगेटिव पे माइनस। इसके दो मतलब है, एक तो फ्लक्स इन हो रहा है और एक फ्लक्स आउट हो रहा है। नो डाउट, अगर हम किसी डायग्राम में बात करूं तो हो सकता है जितना फ्लक्स इन हो उतना ही फ्लक्स क्या हो, आउट हो। तो इसे कैसा काउंट किया जाएगा, नेगेटिव, और इसे कैसा काउंट किया जाएगा,
पॉजिटिव। निकलने वाला फ्लक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और आने वाला क्या होता है, नेगेटिव। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका एरिया जब होगा तो इधर आएगा, ये एरिया रहा और फील्ड इधर रहा, तो एंगल 180 बनेगा, और 180 एंट्रिंग्स यानी आने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ इस केस में क्या होगा, इधर ही एरिया होगा, इधर ही आपका ई है, जीरो हो जाएगा, वो वाला हो जाएगा। यानी जब फ्लक्स नेगेटिव हो तो किसी सरफेस में इन कर रहा, और पॉजिटिव हो तो सरफेस से क्या हो रहा, आउट हो रहा। तो हमारे पास फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। फ्लक्स इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, फ्लक्स इक्वल टू आ गया ई डॉट ए, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं हम, बोलो ई ए क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। अगर आपके पास सरफेस फ्लैट ना हो तो यही रिजल्ट आपके पास ई डॉट डी ए इतना ही रखा रहेगा, उसके आगे फिर प्रोसीड होगा उस सरफेस के हिसाब से। अगर सरफेस फ्लैट नहीं है तो जैसे सरफेस ऐसे दे दो, आपके एरिया दे दिया, ये मान लो एरिया, ये डी ए है, ये ई है, तो फ्लक्स ये लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें हर टाइम पे एंगल भी बदलेगा और एरिया भी बदलेगा। तो ये वेरिएबल के लिए हो गया, जब जैसी रिक्वायर्ड होगी वैसा हम इस्तेमाल कर लेंगे। ओके चलो, तो हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं जरा यहाँ पे। बेटा सॉलिड एंगल की बात करते हैं थोड़ा सा, और सॉलिड एंगल से पहले हम लोग समझ लो, आप एंगल क्या होता था, प्लेन एंगल, सरफेस का एंगल। जब आप एंगल निकालते हो तो कहते हो थीटा इक्वल टू क्या, अगर हम इसे एक्स ले ले, इसे आर ले ले, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एक्स बाई आर, यानी एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर का अपॉन रेडियस। अब इसका यूनिट देखो, ऊपर भी कोई यूनिट नहीं, यहाँ पे भी यूनिट नहीं, यूनिट लेस होता है, तो इसका फिर भी हम एक नया यूनिट देते, क्या बोलते हैं, रेडियन। बेसिकली डायमेंशन नहीं है इसका, यूनिट कहना ठीक नहीं है, क्या नहीं है, डायमेंशन नहीं है। ऊपर भी मीटर 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 कट जाएगा, क्या बोलते हैं, रेडियन। इसका मेजरमेंट का एक तरीका होता है जिससे हम क्या बोलते हैं, रेडियन बोलते हैं। तो इसमें है क्या, अगर ये पूरा राउंड कंप्लीट कर जाए, मान लो पूरा राउंड कंप्लीट हो जाए, तो थीटा कितना हो जाएगा, पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर कंप्लीट राउंड एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, सरकमफेरेंस बन जाएगा 2 पाई आर, नीचे आर है, आर आर कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 2 पाई। यानी अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से सर्कल कंप्लीट करता है किसी भी सर प्लेन, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उस एंगल की वैल्यू पक्का क्या आएगी, 2 पाई आएगी। उसी तरह अब समझो, यहाँ ये जो उठाओ इसको चक्कर लगा दो, यानी ये जो उठा रहे इसको क्या कर दिया, चक्कर लगा दिया। चक्कर लगा दोगे तो आप क्या देखोगे कि एक 3D का एक एंगल बन जाएगा, कि कोन टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको क्या बना, पकड़ के ऐसे घुमा दिया, यानी यहाँ भी कुछ फंसाया और पकड़ के घुमा दिया, तो इस तरीके का कोन टाइप बन जाएगा, आइसक्रीम वाला कोन हो सकता है। तो वहां पे भी यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, तो उस एंगल का ये 3D में बन जाएगा। लेकिन ये तो देखो प्लेन ही है, ये तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तो सरफेस बनेगा, ये क्या होगी, एक आपकी एक सरफेस होगी, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा, पूरा एक कोन बन जाएगा। आप स्ट्रक्चर देखो, ऊपर से किसी आइसक्रीम वाले कोन को देखो तो ऊपर तो सरफेस रहती है, लेकिन नीचे क्या बनता है, 3D स्ट्रक्चर में, यानी कोन में। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आप इसको ओमेगा लिख सकते हो। हम सॉलिड एंगल को ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये होता है आपके पास एरिया अपॉन ये वाली डिस्टेंस का जो भी यहाँ पे मीन लेंथ आएगी, इसे आप आर ले लो, ए बाई क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। ये सरफेस का एरिया और आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कंडीशन होती है कि जो आपके पास आर है वो कितने डिग्री पे होना चाहिए, 90 डिग्री पे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्क, यहाँ पे जो आपके पास आर है वो हमेशा सरफेस से कितने डिग्री पे बनी हुई है, 90 डिग्री पे। यहाँ पे भी एरिया हमेशा कितने डिग्री पे होना चाहिए, 90 डिग्री पे। लेकिन कभी कभी एरिया 90 डिग्री पे ना हो, मान लो एरिया कहीं यहाँ कहीं छटक गया, तब क्या होगा। तो बेटा हम क्या मानेंगे कि यहाँ से हमारे पास आर आया और एरिया कहीं और इधर कहीं भाग गया, मान लो कहीं पे भी इधर भाग गया मान लो, तो ये एंगल थीटा बना गया। तो जब ये थीटा एंगल बनाया जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे यही ओमेगा क्या हो जाएगा, इसका एक हिस्सा इस्तेमाल करना होगा, और हिस्सा कौन सा होगा, ए का कॉस थीटा, ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। जब इसका कॉस वाला आएगा तो वो फिर से इसके जैसा काम करेगा, तो यहाँ पे ए ना इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करेंगे ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो इन शॉर्ट ये एक हमें आर और एरिया के बीच में एंगल कितना लेना होगा, 90 डिग्री पर डिफाइंड है। तो इसको कैसे करता क्या है, ये देखो, मेजर द फील्ड ऑफ व्यू। ये एक्चुअली में क्या होता है, एक विजन को बताता है। विजन जैसे हमारे पास आपने देखा होगा कैमरे वगैरह में, उसकी एक रेंज होती है कि इतना ही दिखाएगा वो, या इतने तक ही फोटो क्लिक कर सकता है, उससे ज्यादा फोटो क्लिक नहीं करेगा। तो उसका एक विजन है, विजन जिसे हम बोलते हैं फील्ड ऑफ विजन।
तो फील्ड ऑफ विजन के लिए ये इस्तेमाल होता है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो यहाँ से किसी चीज़ को देखो तो वो सिर्फ इतना ही, यानी इस इंसान, यहाँ पे कोई इंसान आँख मान लो और वो इतना देख पा रहा है, तो सिर्फ इसके अंदर जो चीज़ें आएँगी उनको देख पाएगा। इधर-इधर वाला उसकी रेंज के कहाँ हो गया, बाहर हो गया। अगला पॉइंट लिखा, हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट अपीयर एंड द ऑब्जर्वर फ्रॉम द स्पेसिफिक पॉइंट। वही बात कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जो कि क्या है, कितना दूर है या किस तरीके से दिख रहा है, यानी एक तो ये बताएगा कि किस किस डोमेन में है, किस विजन के अंदर है, वो दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा। तो इसका काम ये होता है, और आगे अभी इसका स्पेसिफिक काम आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली करता क्या है या इसको हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल अब देखो यहाँ, अगर इस सरफेस को, इसी सरफेस को आप पूरा राउंड ले लो, अब समझना, अब ये सरफेस आप बढ़ाते चलेगा सिमेट्री के हिसाब से, और इस सरफेस को आपने पूरा कंप्लीट कर दिया, जरा समझना आप। तो आपने क्या किया कि आपने कहा कि कोई एक सरफेस थी, उसका यहाँ पे क्या बना हुआ था, एक सॉलिड एंगल बना हुआ था, ये आर था यहाँ से। तो आपने कहा तो इसको हम ओमेगा लिख सकते हैं, एरिया बाई क्या आ गया आपके पास, बोलो, आर स्क्वायर। अब आपने क्या किया, इसको यहाँ से कंप्लीट करना स्टार्ट किया, यानी चारों साइड से बढ़ाया। तो बढ़ाओगे तो क्या बन जाएगा, 3D में बनेगा, ये क्या बन जाएगा, पूरा गोला बन जाएगा। तो गोला बनेगा तो गोले का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे छोटा ले लो, और नीचे आर स्क्वायर बैठा है, ये कट जाएगा, आंसर होगा 4 पाई। याद रखना बेटा, 3D में कोई भी सरफेस अगर किसी सेंटर पे एंगल बनाती है, जो कि सॉलिड एंगल अगर की बात की जाए तो वो पक्का कितना होगा, 4 पाई होगा। और वही अगर सर्कल बनाए किसी 2D में तो वो एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है। हमें इस चीज को समझना होगा। यहाँ से देखो, यहाँ कि पूरा राउंड लगा दो तो देखो 2 पाई होता है, और यहाँ पे पूरा 3D में अगर कवर कर जाए तो वो चीज कितनी हो जाती है, 4 पाई हो जाती है। कितना हो जाता है, 4 पाई। चलो अब हम लोग इसको थोड़ा सा और, इसके लिए 1-2 पॉइंट और नोट कर लो। क्या पॉइंट है, हम कहते हैं कि किसी सरफेस का 3D में, यानी किसी सरफेस का किसी पॉइंट के ऊपर, यानी 3D प्लेन सरफेस का 3D में जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, आपके हैंड में क्या लगा दिया, छोटी छोटी पिन चुबोदी, थ्रेड लिया और ऐसे बांध दिया, तो कौन टाइप स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये तो सरफेस ही रहा, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, 3D कौन बनेगा, तो वो जो एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ या सॉलिड एंगल। या अभी बेटा देखो ध्यान से, इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर स्क्वायर देखा जाए तो कट जाएगा, तो ये भी यूनिटलेस होगा, नहीं इसका ठीक है, डायमेंशन तो नहीं आएगा, लेकिन इसका यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इसका, जैसे वहां पर रेडियन होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। और इसे आप एस आर करके भी लिख देते हो, स्टेरेडियन को। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। चलो डायमेंशन लेस होगा। हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पूरी बॉडी का, कोई बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीट अगर करती है 3D में तो सॉलिड एंगल कितना बनता है, 4 पाई, और 2D में कोई बॉडी कवर करती है तो कितना बनता है आपके पास, 2 पाई। अब यहाँ से हम लोग एक स्टेप आगे चलेंगे और समझेंगे गॉस को। तो गॉस का मेजर थ्योरम हमें गॉस समझना था कि भाई ये गॉस का प्रूफ जो हमने सीखा है या जो आपको सिखाया जाता है कि गॉस कहाँ से आया, तो गॉस ने क्या कहा है समझो। गॉस ने हमारी हेल्प की है। कैसे हेल्प की है, जैसे आपने कहा एक मान के चलो लाइन है, अब समझना ध्यान से। अब आपने कहा एक सिलेंडर यहाँ पे ले आओ, क्या ले आओ, एक सिलेंडर। अब आप यहाँ से एक सिलेंडर आप ले आई और आपने कहा कि बताओ जरा इससे कितनी लाइन पास हुई। तो देखो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, एक सरफेस है। कितनी सरफेस है, 3 सरफेस हैं, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3। तो आपको जब फ्लक्स निकालना होगा तो तीनों सरफेस से निकालना होगा, एक से, दूसरी से और तीसरी से। तो गॉस ने कहा कि भाई ठीक है आप निकालो, एक का, दूसरी का, तीसरी का, तीनों का निकालोगे तभी आप क्या कह पाओगे, एफ फ्लक्स नेट कह पाओगे, ये आपके पास फ्लक्स नेट हो। लेकिन गॉस ने कहा मैं तुम्हें सबका आंसर एक ही बार में दे रहा हूँ, यानी ये तीनों सरफेस है, ये सब करने की जरूरत है नहीं है, इसके डायरेक्ट आंसर दे देंगे। तो उसको देखो उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया था, और फिर हम लोग समझते हैं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो गॉस का जो आंसर था सबको पता होगा कि भाई उन्होंने कहा कि ये सब चीजें मत करो। उसका उन्होंने कहा कि कोई भी अगर आप सिलेंडर लेके आए हो तो इसका जो एग्जैक्टली आंसर है, जैसे मान के चलो यहाँ से मैं एक और
पहले इसका यूज़ बता देता हूँ, फिर हम लोग प्रूव करेंगे। तो गॉस ने क्या कहा कि जैसे एक चार्ज अंदर ले लो, तो यहाँ से फिर से फ्लक्स एक इस सरफेस से आएगा, ये जो कि कर्व सरफेस है, एक यहाँ से आएगा फ्लक्स और एक यहाँ से आएगा। कितनी सरफेस से आएगा? फिर से वही चीज़, φ1, φ2, φ3, फाई नेट, ये आपके पास फ्लक्स आएगा। तो इसका निकाल। गॉस ने कहा ये मत करो, मैं इन तीनों का आंसर एक बार में कर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अंदर वाला चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन और इक्वल टू फाई नेट। आप तीनों को अलग अलग सॉल्व करोगे ना तो आप यहीं तक पहुंचोगे। ये चार्ज कौन सा है? अंदर वाला। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट भी यहीं से हो गया कि किसी भी क्लोज सरफेस से 3D में क्लोज होना चाहिए, लाइक सिलेंडर, स्फीयर, किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, जो हम पहले पता है हमें। अब देखो यहाँ वो चीज आई कैसे, उसके लिए बात करते हैं। तो देखो यहाँ से मान लो कि किसी चार्ज की किसी एक पॉइंट पे आपने कहा फील्ड निकाल दो। अब किसी भी चार्ज की फील्ड अगर r डिस्टेंस पे निकालना है तो क्या होती है? k क्यू बाई क्या होती है? r स्क्वायर। और इसको थोड़ा इलेबोरेट कर दो, q की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? q बाई r स्क्वायर। ये हमने साइड में रख लिया, यानी इस पॉइंट पर। अब यहाँ पे आपने क्या किया, कोई एक एरिया ले लिया और आपने कहा चलो ये एरिया है जो कि थीटा एंगल बना रहा फील्ड के साथ। तो इसका अगर आप फ्लक्स लिखना चाहो उस एरिया का, तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा? फ्लक्स इक्वल टू ई ए इंटू क्या होगा? कॉस थीटा होगा। ओके, अब ई की वैल्यू रख दो। ई की वैल्यू कितना आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या होगा? r स्क्वायर इंटू ए कॉस थीटा। अब ये टर्म मैंने क्या किया, इसको अलग कर लिया थोड़ी देर के लिए। क्या बना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो गया? क्यू इधर, और इसको एक साथ लिख लिया ए कॉस थीटा बाई आर। अब यार इसको ध्यान से देखो, ये क्या बन गया? ये एक सॉलिड एंगल बन गया। इसको आप सॉलिड एंगल मान लो, और जब आप, क्योंकि ये सॉलिड एंगल बन ही गया, अब आप यहाँ से क्या करोगे? इसको बढ़ाओ, और बढ़ाओगे तो पूरा गोला कंप्लीट होगा, क्योंकि क्लोज होना चाहिए। गॉस ने कहा था बंद के लिए ही रूल है, अदरवाइज तो यहीं पे क्वेश्चन रुका रहेगा। तो जब आप इसको क्लोज करोगे तो ये गोले में बदल जाएगा, और जब ये गोले में बदलेगा तो सॉलिड एंगल फॉर द किसी भी स्फीरिकल बॉडी का क्या हो जाता है? 4 पाई। अभी अभी देखा, तो इसकी वैल्यू 4 पाई में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, ये आपका फ्लक्स कितना बच गया? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही आपका प्रूफ है। तो यहां से आपके पास थियोरम पता चल गई कि किसी भी 3D ज्योमेट्री को अगर आप क्लोज कर दो और उसके अंदर चार्ज अगर है तो आपके पास फ्लक्स क्या बनेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस का थियोरम था। इसके लिए इनके अकॉर्डिंग आप गोला, एक स्फीयर है तो फ्लक्स कितना होगा? अगर अंदर चार्ज क्यू है तो क्यू बाई क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट। अगर आपके पास सिलेंडर है तो भी फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 3 सरफेस का होगा, यहाँ पे एक ही सर है। कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो कि 3D में होना चाहिए, फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कोई और स्ट्रक्चर पाई इक्वल टू कितना होगा? क्यू बाई बोलो एप्सिलॉन नॉट। कोई भी स्ट्रक्चर हो जाए, अगर वो 3D में चार्ज अंदर बंद करता है तो उसकी जितने भी सरफेस हो, क्योंकि सब बना के क्या बनाएगी आंसर? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सारी सरफेस। हाँ, इंडिविजुअल सरफेस के बारे में नहीं बता सकते, कुछ भी बता भी सकते नहीं बता सकते, वो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन टोटल फ्लक्स कितना आएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका थियरम क्या है? स्टेटमेंट नोट कर लेना। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। जितना चार्ज अंदर होगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा इसका प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके एप्लीकेशंस और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखें। तो आज की लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।